अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर नंबर 26 जिसमें मैंने आपको बताया पेनक्रियास के बारे में, पेनक्रियास के सारी चीज़ें बताई, पेनक्रियास के लेक्चर को बताया, पेनक्रियास के हार्मोन्स को, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी हमने देखा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 27 में, वो है एड्रीनल ग्लैंड। सही है भाई। एड्रीनल ग्लैंड नाम से पता लग रहा है बेसिकली ये होगा कहाँ पे, किडनी के ऊपर मौजूद होता है, लाइक दिस। जिस तरह से किडनी के दो रीजन्स होते हैं, आउटर डार्कर कॉर्टेक्स, इनर लाइटर मेड्यूला, इसी तरह से हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के भी दो रीजन है, कॉर्टेक्स हम जिसको कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। तो हम स्टार्ट करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स से। सही है। ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसको हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कॉर्टिको स्टेरॉइड्स। सही। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली इट्स लिपिडिक स्ट्रक्चर, स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कह रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन हैं जो कि स्पेसिफिकली मेटाबॉलिज्म में, बॉडी की रेगुलेशन में बहुत अपना वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम जो हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉर्टिसोल। सही। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कह रहे होते हैं। नॉर्मली कब रिलीज होता है? स्ट्रेस के टाइम पे। कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, उस वक्त ये रिड्यूस हो रहा होता है क्योंकि एट दैट टाइम हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलीफ की ज़रूरत होती है। तो कॉर्टिसोल का काम क्या होता है? ये करता ये है कि ये ग्लूकोज की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, बॉडी में ग्लूकोज की सिक्रीशन बढ़ा देगा। सही। अच्छा, ग्लूकोज की सिक्रीशन बढ़ा देगा। और अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, अगर मजीद ये ग्लूकोज बढ़ा रहा है तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज कम हो गया, तो ये क्या करता है? अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, करवा देता है। सही। कहाँ से करवा देता है? कौन से अमाइनो एसिड्स को? जो मसल्स प्रोटीन होते हैं, मसल्स प्रोटीन जो है उनके अमाइनो एसिड को उनको ब्रेक करेगा, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। और इसका काम क्या होता है? ये इन्फ्लेमेशन और फीवर को रिड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है और फीवर को रिड्यूस कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, ये काम इसका स्पेसिफिक होता है। अच्छा जी। अब इससे रिलेटेड हमारे पास दो बीमारियां हैं। वो क्या है? फर्स्ट वन कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम कब होगा? एक्सेसिव सिक्रीशन। जब कॉर्टिसोल का लेवल एक्सेस होगा, ऐसा नहीं है कि आज एक्सेस है तो बस कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। परसिस्टेंटली अगर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, तो वो क्या कॉज करेगा? कुशिंग सिंड्रोम कॉज करेगा। अब देखो इसको जरा समझो क्या होगा। कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होगा, तो क्या इसके सिम्टम्स होंगे? डायबिटीज हो जाएगी। सही है। और क्या होगा?
मसल्स को क्या कर रहा है, मसल्स को कंटिन्यूअसली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मसल वेस्टिंग हो जाएगी। सही है, ये सारी चीजें होंगी। और क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है, फीवर को कम कर रहा है, तो इसी सिचुएशन में हार्ट बीट यानी हाइपरटेंशन हो सकती है। ओके, एनर्जेटिक रख रहा है ना बॉडी को, तो जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है। सेकंड वन इज अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाए, एडिसन्स डिजीज। सही है, एडिसन्स डिजीज होगी अगर इसकी सिक्रीशन फॉर एग्जांपल अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाए, यानी लेस प्रोडक्शन। ये कुशिंग सिंड्रोम हो रही है ओवर प्रोडक्शन की वजह से, और एडिसन्स डिजीज अंडर सिक्रीशन, यानी इसका लेवल जब नॉर्मली कम हो जाए। जब नॉर्मली कम होगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, डायबिटीज बेसिकली इस कंडीशन को, ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल को हम कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सही है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, वीकनेस होगी, सही है, वीकनेस के अलावा लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ये सारी सी चीजें इसमें एडिसन्स डिजीज में हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था, कॉर्टिसोल से रिलेटेड बातें थी। अब एक और हार्मोन है हमारे पास, दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आपने पहले भी पढ़ा है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। बेसिकली नॉट ओनली सोडियम आयन बट एज वेल एज क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम किडनी टू ब्लड। कहाँ पे ये रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये होती है असेंडिंग लिम्स में। सही है, असेंडिंग लिम्ब में हो रही होती है। अच्छा भाई, एक और बात इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड होगा क्या, जब आपको याद है काउंटर करंट एक्सचेंज पढ़ाया था, फॉर एग्जांपल ये लूप ऑफ हेनले पढ़ाया था, दिस वन वाज द लूप ऑफ हेनले। ये था डिसेंडिंग लिम्ब, डीएल लिख रहा हूं बट दिस इज नॉट द एब्रिविएशन, और ये था असेंडिंग लिम्ब। अब हो क्या रहा था, यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी और यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी। जब कंटिन्यूअसली यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था तो जिससे क्या हो रहा था, वो वाटर हाइपोटोनिक हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती थी कि उस वाटर की सिक्रीशन बंद हो सकती थी, क्योंकि जब वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता तो ब्लड में तो वाटर ऑलरेडी फिल हो जाता, बढ़ जाती कंसंट्रेशन, तो वो और मजीद वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन फॉर दैट पर्पस ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है वो यहाँ पर आ जाता है। आने के बाद क्या करता है, यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा के रखता है। जब सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ का बढ़ा रहता है, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होने से वाटर पोटेंशियल बढ़ा, जब वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगी। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सोडियम आयन दोबारा से यहाँ पर आ जाता है, ताकि वाटर हमेशा सॉलिड पोटेंशियल इसका बढ़ा रहा है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कंटिन्यू रहा है। अच्छा, ये बात इससे हो क्या रहा है, बेसिकली इससे हो ये रहा है, ये लेक्चर आपको चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी मैंने। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, जब सोडियम आयन क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर करा रहा है, ब्लड में। तो जिससे क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है। देखो भाई, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ब्लड बढ़ जाएगा,
तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा। कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली जब ब्लड ज़्यादा है तो हार्ट ब्लड को पंप भी ज़्यादा करेगा। जब हार्ट ब्लड को पंप ज़्यादा करेगा तो डायरेक्टली ही सही, क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। कार्डियक आउटपुट बढ़ने से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ से रिलेटेड यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझना। वो क्या है बच्चों, मैं ये मिटा देता हूँ हिस्सा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्या समझना है, देखो, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मली, एक नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है, एक आम आदमी की बात हो रही है, जब ब्लड प्रेशर उसकी बॉडी में डिक्रीज करता है किसी भी वजह से, कुछ ना कुछ बॉडी ये तो मेंटेन नहीं रह सकता ना, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, लेकिन हमारी बॉडी उसको मेंटेन रखती है डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो जब कभी भी किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि किडनी से एक सब्सटेंस या एक हार्मोन कह लो जो रिलीज होता है, जिसका नाम है रेनिन। सही है, हम इसको क्या कह रहे हैं, रेनिन। अच्छा जी, अब ये रेनिन क्या करता है, लिवर में से एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। क्या कहता है, एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसका काम है ये, रेनिन का। सही है, अब इसको समझना, और ये एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन में, या सम टाइम इसको एंजियोटेंसिन 2 भी बोल सकते हैं या सिर्फ एंजियोटेंसिन भी बोल सकते हो। आपकी बुक में एंजियोटेंसिन लिखा है तो आप सिर्फ एंजियोटेंसिन ही पढ़ो, वरना इसको एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं। ये कन्वर्जन किसकी वजह से हो रही है, ये कन्वर्जन हो रही है एस की मदद से। एस यानी A4 एंजियोटेंसिन, C4 कन्वर्टिंग, E4 एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आया कहाँ से, ये आया लंग्स में से। कहाँ से आया, लंग्स में से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन करेगा ये 2 काम, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करवा देगा। क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करवा देगा। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब है, कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब सुकड़ जाना। ये ब्लड वेजल है, सही है, ये ब्लड वेजल है, इसको कॉन्स्ट्रक्ट कर देगा, यानी ये ब्लड वेजल्स का जो डायमीटर है ये कम हो जाएगा। जब ब्लड वेजल का डायमीटर कम होगा तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से जो ब्लड पास हो रहा था उसको जगह कम मिलेगी। होता है ना, अगर आप एक बड़ी जगह से आ रहे हो, एकदम से छोटी सी जगह आ जाए, बहुत सारे लोग आ रहे थे, बड़ी जगह पे आराम से चल रहे थे, छोटी सी जगह आ जाए तो क्या होगा, रश बढ़ जाएगा। सही है, रश बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन द सेम वे जब ब्लड यहाँ से आराम से फ्लो कर रहा था, अब उसको और मजीद छोटी जगह मिल गई तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेजो कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सही है। दूसरा काम, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवा देगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम आयन क्लोराइड आयन की रिटेंशन करवाएगा। सोडियम आयन क्लोराइड आयन रिलीज होंगे, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएंगे। वाटर की रीअब्सॉर्ब करने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज। समझे? मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, अगर आपको यहाँ पे बात समझ में नहीं है। अब मैं पूरा सिनेरियो बता दिया ना, अब ये आपको बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। सही। अब इसको जरा समझो। हुआ क्या, ब्लड प्रेशर आपका डाउन हुआ। सही है। अपनी बॉडी को थोड़ा इमेजिन करो, ब्लड प्रेशर डाउन हुआ। जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन हुआ तो किडनी स्टिमुलेट होकर क्या रिलीज कर दिया उसने, रेनिन।
रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजिन कहाँ से आया था? लिवर से रिलीज होता है, सही है। अब एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से। ये कहाँ से आया? लंग्स में से आया, सही है। तो इसका मतलब हुआ क्या? ब्लड प्रेशर बढ़ने से एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कैसे हुआ ये हमने पढ़ लिया। पहले एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ, कैसे? रेनिन से। फिर एंजियोटेंसिनोजिन 1 एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो गया, कैसे? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से। अब ये एंजियोटेंसिन क्या करता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा देता है। एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रिटेन होंगे, और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब रीअब्सॉर्ब होंगे तो क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ गई बात? तो ऐसे भी सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, अब एक और बात, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, यानी हाइपरटेंशन के लोग होते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, तो डॉक्टर उनको क्या करता है? डॉक्टर उनको सिर्फ ये एक मेथड नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ये बहुत सारे मेथड में से एक है। तो बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं? इस वाले ऐसे मेडिसिन देते हैं जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर दे। अब ये एस नहीं बनेगा तो ये एंजियोटेंसिन ही नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन नहीं बनेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसे लोगों में मजीद ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से बच जाता है। समझ में आ रही बात? या रेनिन इनहिबिटर देते, रेनिन के ऊपर कोई ऐसा ड्रग, कोई ऐसा मेडिसिन, कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इस रेनिन के ऊपर एक्ट करे, सही है। इस तरह से जो है मेडिसिन दे रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें होती हैं। इस तरह से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है। आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, सही है। एट द एंड लास्ट वन इज एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है एल्डोस्टेरोन के बाद, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का ही एंजाइम है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो है मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन एंड्रोजन का फंक्शन बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन जैसा होता है, सही है। यानी ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करवाता है। बियर्ड का पेड़ होना, मस्टेच का पेड़ होना, मस्कुलर मास का हैवी हो जाना, वॉइस का ग्रेव हो जाना, तो ये मेल में, लेकिन ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बट क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को देख रहा होता है। लेकिन अगर कभी एंड्रोजन की सिक्रीशन इंक्रीज कर जाती है, जो लेवल है उससे एक्सीड कर जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि फीमेल में मेल वाली कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाएगी, मास गेन हो जाएगा, मस्कुलर मास गेन हो जाएगा, इवन बियर्ड भी आ जाती है कुछ फीमेल्स की, मास्टेज की अपीयरेंस हो जाती है, वॉइस थोड़ी सी ग्रेव हो जाती है। तो ये कुछ फीमेल्स होती हैं ना जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक जनरेट हो जाती है, तो उनमें इसी की वजह से हो रही होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से। एनीवेज, बट ये होता दोनों में, ठीक है भाई बच्चों। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब वैसे तो मैंने सोचा था कि ये एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें बता दूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मेरी ये एक आदत है कि मुझे जब तक एक एक बार डिटेल में हर तरह से नहीं बताओ तो मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो आई डू होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कोई भी बात समझ में ना आया करे तो काइंडली मुझे मैसेज करके, मुझे टेक्स्ट कर, व्हाट्सएप करके पूछ लिया करो, सही। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते भी, और लेकिन जब भी मैसेज करो, अगर आप फर्स्ट टाइम मैसेज करो तो अपना नाम, कैंपस और सेक्शन ये ज़रूर बता दिया करो, ठीक है। और जो काम आपको दिया जाए वो भी करो। अब मैंने एक काम दिया हुआ है हॉर्मोन्स को सारे अरेंज करके, उनके साइट ऑफ सिक्रीशन, एक्शन, डिसऑर्डर रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो अभी तक तो हमने जितने हार्मोन कर लिए आपने उन सबके बना लिए होंगे, सही है। अब इंशाल्लाह आगे के हार्मोन्स पढ़ेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये हार्मोन वाला टॉपिक एंड हो जाएगा। फिर एक टॉपिक बच जाएगा एनिमल बिहेवियर का, और वो ख़त्म करेंगे, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट, ठीक है भाई बच्चों। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।